हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शांगवन जो है वो अपने लव का कन्फेशन कर चुके थे। वो दोनों ही अभी अपने डीप और पैशनेटली किस में डूबे ही थे। कुछ टाइम के बाद उन्हें ऑक्सीजन भी ज़रूरी थी, तो ऑफ कोर्स सी बात थी, एक दूसरे से सेपरेट होना तो बनता था। कुछ ही देर के बाद जब वो एक दूसरे को बहुत डीपली हग किए हुए थे, लानवांग जी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जो कि वो इतने दिनों से सोचे जा रहा था। विंग का अचानक बदला हुआ जो बिहेवियर था वो लानवांग जी ने हक को ब्रेक करते हुए विंग की आंखों में आंखें डालते हुए विंग से डायरेक्टली पूछा कि क्या इतने दिनों से जो उसने उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था, उससे बात नहीं की थी, कोई भी टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं किया था, क्या यही उसका रीज़न है कि वो उसके साथ मतलब अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहा था। तो तभी विंग लानवांग जी की आंखों में देखते हुए उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए दोनों का है एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाता है, ताकि लानवांग जी को जो बात बताने वाला है या फिर जो वो रीजन उसे अभी देने वाला है उसको लानवांग जी अच्छे से समझ सके। आंखों में आंखें डाले लानवांग जी को विंग एक्सप्लेन करने लगता है कि इतने दिनों से उसने उससे जो डिस्टेंस है वो क्यों मेंटेन करके रखा था। सबसे पहला रीज़न, विंग श्योर नहीं था कि सामने वाला इंसान भी उसके लिए सेम फीलिंग्स रखता है या नहीं। और दूसरा, जो जब उसकी एज में था उस वक्त विंग का माइंड हमेशा डाइवर्ट रहता था। हमेशा ही वो अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी दूसरों के साथ फ्लर्ट किया करता था। उसकी एक इच्छा होती थी कि वो दूसरों के साथ भी फ्लर्ट करे। भले ही उसने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करने का नहीं सोचा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग हमेशा उसके दिमाग में चलता था फ्लर्टिंग, दूसरों को टीज करना, इवन फेक कभी तो कन्फेशन भी कर देता था। कभी कभी वो बिना मतलब का पागलपंती में ही, चाइल्डिश में ही वो किसी के साथ भी अपने लव का कन्फेशन कर देता था। इतनी गजब तरीके से वो फ्लर्टिंग करता था। जिस वक्त विंग बड़ा भले ही थोड़ा मेच्योर हो चुका था, लेकिन वो टाइम उसने भी जिया था, और वही वो सेम चीज़ लानवांग जी के लिए भी सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एज में वो भी सेम यही चीज़ें करना चाहता हो। ऑफ कोर्स सी बात है, वो अभी अपने टीनेज एज में ही हैं लानवांग जी, जहाँ पे अपने कॉलेज टाइम को एंजॉय कर रहा है। वही विंग उसको 4 साल पहले छोड़ चुका है, उसको 4 साल पहले जी चुका है, और अभी एक अडल्टहुड में वो है। और ऑफकोर्स सी बात है, एक बिजनेस को रन कर रहा है, अपना खुद का काम देख रहा है, बहुत बड़े लेवल पे वो फेमस भी है। तो ऑफकोर्स सी बात है वो थोड़ा बहुत मेच्योर तो होगा ही। इसके बाद उसे लगा था कि शायद उन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, उन दोनों के बीच में शायद ही तालमेल बैठ सके। इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना और लानवांग जी से भागना ही सही समझा। उसने पूरी की पूरी सिचुएशन लानवांग जी को जब समझाई थी, लानवांग जी को इसमें से एक भी रीज़न सुटेबल नहीं लगा कि विंग को उससे इस तरीके से दूर रहना चाहिए था या इतना दूर रहना चाहिए था। उसने एंग्री एक्सप्रेशंस के साथ विंग को देखना स्टार्ट किया और रिप्लाई किया कि तुम अपने मन से ही कैसे अज्यूम कर सकते हो कि मैं क्या सोचता हूँ। हाँ माना, टीनेज एज में लोगों का दिमाग इधर उधर चलते रहता है। अपने एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो दूसरों की इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं आया है। इवन मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले तक ये तक नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तक की लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंट तुम्हारे साथ ही फील किया है। एटलीस्ट तुम ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन मुझसे ये जो डिस्टेंस तुमने बना के रखे थे वो तो नहीं बनाते। तुम्हें पता भी है कि इतने दिनों से मैं अकेले खाना कैसे खा रहा हूँ, कैसे मैं अपने टाइम को इस घर में स्पेंड कर रहा हूँ, तुम्हें शायद कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। उसने क्यूट से और एंग्री फेस के साथ विंग को देखना स्टार्ट किया। विंग को ये लालवांग जी जहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहा था, वहीं पे विंग को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसका ऐसा लग रहा था कि सच में वो एक छोटे से बच्चे से प्यार करने लगा है। भले ही वो अभी 20 साल का है, लेकिन फिर भी हरकतें उसके बच्चों की जैसी ही हैं। जैसे उसने उसको कन्फेस किया, जैसे उसने अभी उसको डांटा। भले ही विंग पहले भी एक रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लानवांग जी के साथ उसे कुछ अलग कनेक्शन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में आज वो अपनी इस मीनिंग को समझ पाया है कि प्यार किसे कहा जा सकता है। क्योंकि उस वक्त उसका रिलेशनशिप जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था वो बिल्कुल भी मेच्योरिटी के साथ नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हमेशा ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। हमेशा से ही उसकी गर्लफ्रेंड पार्टीज़ में जाना, अपनी स्टाइल मानना या फिर अपने आप को सॉफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन विंग को
अपने आप में ही रहना, अपनी मस्ती करते रहना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, शैतानियाँ करना। इवन उसने तो तब तक अपने करियर में क्या करना है ये तक नहीं सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आगे चल के इतना बड़ा पेंटर बनेगा, इतना बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। उसने बस ये सोचा था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद उससे जो भी सही लगेगा उसके लिए वो उसको कर लेगा। उसने तब तक अपने लिए कुछ भी एक फील्ड चूज़ नहीं की थी, और यही उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दी थी कि उसके बॉयफ्रेंड के अंदर किसी चीज़ का कोई मतलब कुछ है ही नहीं कि उससे करियर में क्या करना है, आने वाले फ्यूचर में उसे कुछ चूज़ करना है। अभी तक उसने सोचा तक नहीं है कि उसे क्या करना है। और फाइनली इस सब से परेशान होकर उसने ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ विंग के लिए ये थी कि उनकी ऑलमोस्ट शादी होने ही वाली थी, जो कि उनके कॉलेज के पास आउट होने के बाद फिक्स की गई थी, और जो उस टाइम के हिसाब से सिर्फ 1 महीना रह चुकी थी। लेकिन यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ये तो जानती थी कि विंग का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यंग फैमिली उसको उसके अपने बेटे की तरह रखती हैं, और यहाँ तक कि उसकी कंपनी के आधे शेयर्स तक विंग के नाम पे हैं। और शायद यही एक रीज़न था कि उसने गर्लफ्रेंड ने उसको एज ए बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया वो विंग को समझते रह गई, और विंग को उसने फाइनली ये समझा कि विंग कभी भी पैसों के पीछे भागने वाला इंसान नहीं है। इवन उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी कभी कोई खर्चा नहीं किया, उसे नहीं शॉपिंग कराई, नहीं कोई महंगे गिफ्ट दिए। मैक्सिमम वो कभी कुछ दे भी देता तो चॉकलेट्स टाइप की, फ्लावर्स टाइप के, बुके टाइप के, ऐसे ही चीज़ें वो हमेशा दिया करता था। कोई एक्सपेंसिव सा गिफ्ट तक उसने उसको नहीं दिया था। और उसकी उम्मीदें थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई थी। उसे लगता था कि ये जंग्स का आधा कंपनी का मालिक है, तो ये मेरे ऊपर न जाने कितना खर्चा करेगा, कितनी चीज़ें होंगी जो ये मुझे देगा। लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा था। इवन वो तो उसको बताया करता था कि उसे जांग्स की कंपनी में भी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो इन फ्यूचर कभी भी जांग्स की जो कंपनी में जिसको शेयर्स दिए गए होंगे उनको वो लीड नहीं करने वाला। वो जो है जिसका है वो उसी का रहेगा। इवन वो उसको अपने प्लान्स बताया करता था कि वो किसी छोटी सी कंपनी में काम करेगा, वहाँ पे अपने लिए इतना ही पैसा कमाएगा जितने की उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ना ही उसको ज़रूरत है, ना ही उसको इच्छा है कमाने की। और साथ ही साथ उसके तो मतलब इतने लो ड्रीम्स रहा करते थे, मानो छोटा सा घर, छोटा सा बेड, उसमें एक साथ आराम से मतलब टाइम स्पेंड करना। विंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी। और उसके लिए एक स्टेटस होना, एक रुतबा होना, पैसा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए फाइनली उसने उसके शादी के 1 महीने पहले ही अपनी शादी के साथ साथ विंग के साथ ब्रेकअप भी कर लिया। यहाँ पे विंग के लिए थोड़ा सा पेनफुल था, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे वक्त निकलते गया विंग अपने आप को संभालते गया। और उस वक्त के बाद से विंग ने भले ही फ्लर्टिंग जारी की, लेकिन किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन लानवांग जी शायद कुछ अलग ही असर कर चुका था। यहाँ पे विंग जैसे जैसे लानवांग जी को समझता जा रहा था, वैसे वैसे वो एक चीज़ तो कंफर्म होते जा रहा था कि लानवांग जी एग्जैक्टली वैसा है जैसा उसको अपनी लाइफ में कोई चाहिए। लानवांग जी एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो अपने एक्सपेंसेस खुद उठाना चाहता है, जबकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा रिच भी है और बहुत ज़्यादा नामी लोग भी हैं। इवन न्यूजीलैंड में रहने के बावजूद भी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन फिर भी लानवांग जी को अपने अलग लाइफ के अलग एक्सपीरियंस चाहिए। उसे खुद से कमाना है, खुद के एक्सपेंसेस उठाने हैं, खुद कैसे स्ट्रगल किया जाता है ये सीखना है, कैसे हार्ड वर्क किया जाता है ये सीखना है, कैसे हमारे घर वाले हमें पालने में, हमारे खर्चे उठाने में, हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें लाने में कितनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से वो दिन रात एक करते हैं पैसा कमाने के लिए, किस तरीके से वो हमको एक सही लाइफ देने के लिए अपने आप में सब कुछ झेल जाता है। ये सब कुछ लानवांग जी एक्सपीरियंस करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया और इस घर में भी वो रह रहा है, तो भी उसके बावजूद भी वो एक होम ट्यूटर बना पहले। उसके बाद अब वो जो बच्चा है वो उसके पास आता है, और तब जाके वो अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, हर एक चीज़ को निकाल रहा है। जबकि वो एक फ़ोन घुमाए और उसकी फैमिली उसको न जाने कितने पैसे भेज दे, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि जो चीज़ों में वो मेहनत नहीं कर रहा है वो चीज़ उसको इतनी ईजिली मिल जाए। यहाँ पे
विंग आज लानवांग जी के इस क्यूट से बिहेवियर के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। और लानवांग जी अपने फेस पे क्यूट सा पाउट बना के गुस्से के साथ वहाँ से टर्न हो गया और अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे फोल्ड करते हुए एक क्यूट से बेबी की तरह वहाँ पे ये उम्मीद में बैठा था कि विंग उसको बनाएगा। विंग ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। अपने कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लानवांग जी के करीब गया, अपने हाथों को लानवांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप करते हुए अपने सर को अपनी चीन को उसके शोल्डर पे रख दिया और साथ ही साथ अपनी नोज को उसके नेक में रब करने लगा। और इसके बाद उसने बस सिंपली एक सेंटेंस बोला, आई एम सॉरी। लानवांग जी अभी भी अपने फेस पे वही क्यूट सा एंग्री पाउट बनाए हुए था और उसी गुस्से में उसने बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। लानवांग जी जैसे आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग उसको प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जहाँ पे लानवांग जी को अकेले ब्रेकफास्ट करना होगा या फिर अकेले डिनर करना पड़ेगा या फिर अकेले इस घर में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो भी जाए तो वो भी उसको इत्तला करके जाएगा, उसको इन्फॉर्म करके जाएगा हर एक चीज़। बोलते बोलते विंग ने फिर भी अपनी एक्टिविटी नहीं रोकी थी। अभी भी उसके नेक में लानवांग जी के नेक में उसके नोज़ को वो रब किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। इधर विंग को ये सारी चीज़ें भले ही नॉर्मल लग रही हो, वो इस वक्त लानवांग जी की सेंट को इनहेल कर रहा हो, लेकिन लानवांग जी के लिए चीज़ें हार्ड होते जा रही थी क्योंकि अभी तक की लाइफ में उसे कभी किसी ने इस तरीके से नहीं छुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 महीने पहले जिस स्ट्रेंजर से वो मिला है आज उसके साथ वो इतना इंटीमेट सीन परफॉर्म करेगा। विंग जैसे जैसे अपनी बातों को आगे बढ़ाते जा रहा था वैसे वैसे लानवांग जी की सांसें भारी होते जा रही थी। वो हल्की हल्की मॉर्निंग अपने मुंह से करने लगा था क्योंकि सच में उसके लिए ये टच बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसे नहीं पता चल रहा था कि इन सब चीज़ों का इतना गहरा असर उसके ऊपर क्यों हो रहा है। क्या सच में किसी का इस तरीके से टच करना इतना अच्छा भी हो सकता है? क्या सच में जिससे हम प्यार करते हैं उसके टच की क्रेविंग भी हमें होती है? ये सारी चीज़ें लानवांग जी को नहीं पता थी, लेकिन हाँ इस वक्त एक चीज़ तो उसके माइंड में क्लियर थी कि लानवांग जी जो इस वक्त फील कर रहा है, विंग का जो टच उसके ऊपर हो रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे लानवांग जी ने अपने सर को बैक की तरफ करना स्टार्ट किया और अपने सर को विंग के शोल्डर पे रख लिया ताकि अपने सर को वो कम्प्लीटली रेस्ट दे सके। और साथ ही साथ वो विंग को प्लेस भी दे रहा था उसके नेक में कि वो उसके ऑल ओवर नेक को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। विंग धीरे धीरे समझ रहा था कि लानवांग जी के साथ क्या हो रहा है। वो चाहता तो था कि इस वक्त अपने और लानवांग जी के बीच में कुछ दूरियां बना ले, लेकिन शायद ये अब उसके बस में नहीं था। धीरे धीरे उसकी नोज़ जहाँ पे रफ हो रही थी उसे नहीं पता चला कि कब उसके लिप्स वहाँ पे जाने लगे थे। वहाँ पे अब वो किस करने लगा था। भले ही इस वक्त वो सॉफ्ट किसेस थे, लेकिन उस सॉफ्ट किसेस को वेट किसेस में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो दोनों ही अपने आप में इतना खो चुके थे कि उन दोनों में से किसी एक को तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्हें डिनर भी कर लेना चाहिए। वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे विंग लानवांग जी के नेक पे उसके शोल्डर पे वेट किसेस करना स्टार्ट कर चुका था और अपने हाथों से लानवांग जी को टर्न किया। उसके बाद उसकी ईयर के नीचे कान के नीचे उसने हल्का सा बाइट किया, जो कि उसे नहीं पता था कि लानवांग जी का ये सेंसिटिव पॉइंट है। और विंग नहीं जानता था कि लानवांग जी के इस पॉइंट पे बाइट कर लेना लानवांग जी को बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देने वाला है। जैसे ही विंग ने अपने टीथ को वहाँ पे टच किया ही था, लानवांग जी ने अपने हाथों को विंग के हेयर में बहुत ज़्यादा टाइटली उनको ग्रिप कर लिया, यानी कि उसके बालों को इतनी टाइटली पकड़ लिया कि विंग को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि अगर इन फ्यूचर भी उसे लानवांग जी को वीक करना है तो ये पॉइंट उसके काम आ सकता है। विंग ने वहाँ पे अभी तीत रखे ही थे कि लानवांग जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, लेकिन विंग यहाँ पे नहीं रुका। उसने अपने तीतों को यूज़ करते हुए वहाँ पे हल्का सा बैठ किया और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे लिक भी करना स्टार्ट कर लिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ये चीज़ें और भी ज़्यादा गहरी होते जा रही थी। यहाँ पे जैसे ही लानवांग जी और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, विंग ने इन वेट किसेस को यहीं पे रोक दिया था और अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के अगेंस्ट प्रेस करना स्टार्ट किया और दोनों ही फिर से एक डीप और पैशनेट किस में फिर से इंडल्ज हो चुके थे। विंग और लानवांग जी दोनों के लिए ही अब बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक दूसरे को कंट्रोल कर पाना, अपने आप को कंट्रोल कर पाना। लेकिन शायद
विंग को महसूस हो रहा था कि शायद ये टाइम अभी सब चीज़ों का नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को लान वांग जी से सेपरेट करने की कोशिश की। लेकिन शायद लान वांग जी ऑलरेडी टर्न ऑन हो चुका था और उसका कंट्रोल अब खुद पे बिल्कुल भी नहीं था। और अब जो चीज़ें उसे शांत कर सकती थी वो थी विंग की टचेस, और साथ ही साथ विंग की जो उसको क्रेविंग इस वक्त हो रही थी वही उसको शांत कर सकती थी। इसलिए विंग जो कि उससे थोड़ा दूर जा रहा था, उसने खींचते हुए विंग को फिर से अपने करीब खींचा और अपने लिप्स को फिर से एक दूसरे के साथ अटैच किया, और इन्हीं के बीच उसने बोला, आई कांट कंट्रोल, प्लीज कंटिन्यू इट। लान वांग जी की इतनी वीक वॉइस सुनने के बाद विंग को खुद में कंट्रोल ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, फिर भी वो अच्छे से जानता था कि विंग और लान वांग जी इस वक्त जो कर रहे हैं वो गलत है। वो विंग को लान वांग जी को समझाना चाहता था कि इस वक्त उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। इन चीज़ों के लिए आगे आने वाले टाइम में उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। लेकिन शायद लान वांग जी अब उसकी बात नहीं सुनने वाला था, इसलिए विंग भी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि लान वांग जी धीरे धीरे ही सही लेकिन विंग को उसकी ऑल ओवर बॉडी में टच करने लगा था। इवन उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी वो टच करने लगा था। लान वांग जी के टच विंग के लिए बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे थे। उसने लान वांग जी को एक टाइटली हग किया और उसके कान के पास जाके उससे सिर्फ एक वर्ड बोला, जंप। लान वांग जी ने जैसे ही विंग का ये कमांड सुना, उसने भी जंप किया और अपने पैरों को विंग के वेस्ट के अराउंड रैप किया, और विंग ने इसी के साथ अपने कदमों को अपने बेडरूम की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। लगभग 1 मिनट के बाद ही वो दोनों ही विंग के बेड में थे, और इस वक्त वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस में इंडस थे। साथ ही साथ विंग के हाथ इस वक्त लान वांग जी की बॉडी के ऑल ओवर बॉडी में मतलब मूव कर रहे थे, और साथ ही साथ कोशिश कर रहे थे उसके शर्ट को निकालने की। लान वांग जी के हाथ भी कोई फ्री नहीं थे, वो भी इस वक्त बिजी थे विंग की सारी बॉडी को एक्सप्लोर करने में, और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी में उसके कपड़े हैं उनको रिमूव करने में। लगभग 5 मिनट के बाद ही वो दोनों ही अपने अपर बॉडी से कम्प्लीटली नेकेड थे, और साथ ही साथ वो दोनों ही अभी तक ये महसूस नहीं कर पाया थे कि वो दोनों ही नेकेड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस नहीं रुका। अब उन दोनों के ही हाथ उनके ट्राउजर्स में जाने लगे थे, यानी कि एक दूसरे के ट्राउजर्स में जाने लगे थे, और किसेस अब विंग धीरे धीरे मूव होके उसके नेक से, उसके चेस्ट से, उसके बेली पे धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ते रहा। और लगभग 5 मिनट और लगे जब वो कम्प्लीटली एक दूसरे के सामने बिल्कुल नेकेड थे। इस वक्त उन दोनों के फिगर में, उन दोनों की बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था, और यहाँ से उन दोनों का कंट्रोल कर पाना अब और भी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। और कुछ टाइम के और किसिंग सेशन के बाद उन दोनों के बीच लव मेकिंग स्टार्ट हो चुका था। ये नाइट उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टायरी भी थी। लेकिन किसको फ़र्क पड़ता है, इंजॉय भी तो उतना ही था। इन दोनों ने अपनी नाइट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। लेकिन ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका था जब इन दोनों की पेट की भूख भी बढ़ रही थी। भले ही तुम कितना भी एंजॉय कर लो भैया, भूख अपनी ही जगह होती है। और यहाँ पे इन दोनों को ही होश आता है कि इन लोगों ने आज दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लान वांग जी जो कि ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खा पाया था, वही विंग था जो अपने ऑफिस में लंच के बाद कुछ नहीं खा पाया था, और घर आने के बाद इतना बड़ा सरप्राइज मिल चुका था कि उससे होश ही नहीं था कि उससे कुछ खा भी लेना चाहिए। इसी के साथ उन दोनों ने ही मिडनाइट में ही चावल लिया, एक दूसरे के साथ फिर से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और दोनों ही डिनर टेबल पे थे। हालांकि डिनर का टाइम जा चुका था, लेकिन फिर भी खाना बनाया है और पेट की भी इच्छा है कि कुछ खा लिया जाए, तो खाना ज़रूरी था। इसी के साथ इन दोनों ने ही अपने खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सारा क्लीन कर लेने के बाद, डिशेस साफ कर लेने के बाद, सारी चीज़ें उनकी अप्रोप्रिएट जगह पर रख लेने के बाद ये दोनों ही फिर से विंग के बेडरूम में आ चुके थे। विंग ने वांग जी को अलाउ ही नहीं किया कि आज के बाद वो सेपरेट बेड में रूम में जाए, इसलिए वो दोनों ही फिर से विंग के बेडरूम में आ चुके थे और एक दूसरे को कडल करके ही सोए हुए थे। जहाँ पे लान वांग जी विंग को बैक फेस करके सोया हुआ था, वहीं पे विंग के हाथ और पैर दोनों ही लान वांग जी के अराउंड रैप थे। लेकिन उसके जो फेस था वो भी लान वांग जी के नेक पे ही था, यानी कि अभी भी उसके सेंट को ही वो इनहेल कर रहा था। और इसी के साथ इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए विंग लान वांग जी से बोलता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो भी हमारे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, और मुझे ये चीज़ें कभी पसंद भी नहीं आई कि हम लोग शादी से पहले ही करें। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज हम ये सब चीज़ें कैसे कर पाए। लेकिन
मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें ताकि ये चीज़ें भी वैलिड रहें। विंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर पाता है इससे पहले ही लान वांगजी टर्न होता है और विंग को फेस करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है इसकी वजह से तुम थोड़ा बहुत डर चुके होगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हम लोग शादी मेरी कॉलेज की बात करें। मुझे मेरी लाइफ थोड़ी बहुत इंजॉय करनी है। आई नो तुम मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोकोगे नहीं, लेकिन फिर भी शादी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन सब चीज़ों के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ इस चीज़ के लिए मान जाओ, बाकी तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, जैसे रखना चाहोगे मैं वैसे रहूँगा। लेकिन शादी प्लीज़ हम लोग मेरी कॉलेज के बाद ही करेंगे, मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे। यहाँ पे विंग कुछ टाइम के लिए चुप रह चुका था। एक साइलेंस था जो उन दोनों के बीच में बरकरार था, लेकिन अगले ही पल विंग हंसते हुए उसको बोलता है, क्या तुम्हें किसी और के साथ फ्लर्ट करना है जो कि तुम शादी के बाद नहीं कर पाओगे। यहाँ पे विंग थोड़ा सा माहौल को फनी बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भी अच्छे से समझ सक रहा था कि लान वांगजी इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। शादी वाली जो ये बात है ये बहुत बड़ी बात है। भले ही ये चीज़ें जो अभी अभी उनके बीच में हुई थी ये एक अलग चीज़ है, लेकिन शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है। हो सकता है उसके बाद लान वांगजी अपने आप में, अपनी स्टडी में, अपने करियर में अच्छे से फोकस ना कर पाए, इसलिए शायद वो इससे कुछ बोल रहा हो। लेकिन फिर भी माहौल को थोड़ा सा फनी बनाने के लिए उसने ये सब कुछ बोल दिया था। लेकिन उसका ये बोलना उसको बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अगले ही पल ले दनादन लान वांगजी के मुख के उसके चेस्ट पे पड़ने लगे थे। उनको रोकते हुए बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद फाइनली विंग ने लान वांगजी को रोक ही दिया था। और इसी के साथ इन दोनों की ये क्यूट से फनी से फाइटिंग करते हुए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए, प्यार करते हुए लगभग 1 महीना निकल चुका था। रोज की तरह ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। जहाँ पे विंग और लान वांगजी एक दूसरे को फीड किया करते थे, एक दूसरे को खिलाया करते थे, वहीं पे लान वांगजी आज मुंह बना के बैठा हुआ था, क्योंकि आज सुबह सुबह विंग ने सुनाई ही कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। विंग ने उसे बताया कि उसको अपने काम के सिलसिले से 2-3 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी बातें उसने आज सुबह ही लान वांगजी को बताई थी, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसे जाना होगा। और सुबह जब वो उठा था उसने अपने मेल बॉक्स चेक किया था, तो तब जाके उसे पता चला कि उसे इमीडिएटली अनदर सिटी के लिए निकलना होगा, वरना उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लान वांगजी का एक अलग ही सीन चल रहा था। वो गुस्से से विंग को बस देखे जा रहा था, ना ही उसके जो वो खाना खिलाने के लिए स्पून उसके मुंह के आगे ले जाता हो, ना ही वो उसके लिए मुंह खोलता, ना ही खुद विंग को खिला रहा था। फाइनली थक हार की विंग उसको प्रॉमिस करता है कि इस बार उसको माफ़ कर दे। नेक्स्ट टाइम वो बिना उससे पूछे, बिना उसकी इजाज़त के वो कहीं भी नहीं जाएगा। इवन वो परमिशन नहीं देगा तो वो इस घर से बाहर नहीं जाएगा। इस सिटी से तो बाहर जाने की दूर की बात है, वो इस घर से भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन प्लीज़ मुझे इस बार जाने दो, और प्लीज़ अपने मूड को भी इस तरीके से स्पॉइल मत करो। विंग एक चीज़ इन दोनों में नोटिस कर रहा था कि लान वांगजी का बिहेवियर थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा होते जा रहा था, वो बात बात पे गुस्सा होते जा रहा था, और साथ ही साथ विंग हर एक चीज़ के लिए जिद करने लगा था। लेकिन विंग को फिर भी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ अलग थी और बहुत ज़्यादा इमिडिएटली भी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी, इसलिए उसे जाना होगा। और साथ ही साथ उसे अपने बीलव्ड पर्सन की परमिशन भी चाहिए, जो कि उसको परमिशन दे ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली लान वांगजी ने भी विंग को परमिशन दे दी थी, लेकिन इस शर्त पे कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो परमिशन नहीं देगा तो वो नहीं जाएगा। और इस बात को विंग भी मान चुका था। यहाँ पे वो दोनों ही फिर से एक दूसरे को फीड कराना स्टार्ट कर चुके थे, और अब बारी आ चुकी थी विंग के जाने की। फाइनली अपना बैग लेके विंग और लान वांगजी दोनों ही इस वक्त लिविंग रूम में थे, और लान वांगजी अभी भी विंग को बहुत टाइटली हग किए हुए था, जैसे कि वो अपने एक्शन से ही विंग को ये बताना चाह रहा था कि प्लीज़ मत जाओ। लेकिन कर क्या सकते हैं, विंग को जाना ज़रूरी था। लान वांगजी फाइनली हग को ब्रेक करता है और धीरे धीरे विंग को परमिशन देता है कि वो जा सकता है। विंग भी उसके फॉरहेड पे किस करते हुए घर से बाहर जाने लगता है। जैसे जैसे लान वांगजी विंग के इस डिसअपीयर होते हुए फिगर को देख रहा था, वैसे वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उसके आंखों से आंसू भी बहना स्टार्ट हो चुके थे, और उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके पैरों ने बिना उसके परमिशन के ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया और दौड़ते हुए
जो कि विंग घर से बाहर जा चुका था, उससे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बैकहग किया और प्रॉमिस लिया उससे कि वो बहुत जल्दी ही वापस आएगा। और विंग ने भी उसे प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्दी वापस आएगा। दिल भरता नहीं, आँखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आँखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। विंग के लिए जाना जरूरी है, इसलिए वो नहीं रुक सकता और मेरा भी टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे खत्म करने का, इसलिए मैं भी नहीं रुक सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।